Assalamu alaikum everyone, this is Alishba Sajad with a new lecture of Nuclear Physics Radioactivity, part number 3. So let's start without wasting a second. I couldn't record a lecture yesterday due to family. On Saturday, Sunday it is busy for everyone. So let's start now without wasting a second. So let's start with the definition first. Radioactivity is defined as heavy nuclei disintegrates into lighter nuclei along with the emission of radiation is called radioactivity. इस लेक्चर में हम अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेडिएशन को कवर करेंगे, उनकी इक्वेशंस और उनकी डेफिनेशन को कवर करेंगे और मैं उन तीनों का एक डिफरेंस बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। इस वीडियो में हम लोग एक मुश्किल सी इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे जो मेरे ख्याल से आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए भी अच्छी होगी। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। अच्छा, अब किसी भी न्यूक्लियाई का रेडिएशन एमिट करना क्यों ज़रूरी होता है या वो क्यों रेडिएशन एमिट करता है, तो उसका एक सिंपल सा जवाब है। एक न्यूक्लियस के अंदर दो तरह की फोर्सेस होती हैं जो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान में होती हैं। पहली जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो दूसरी फोर्स है दैट इज़ न्यूक्लियर फोर्स एंड दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो उनको बाइंड करके रखती है आपस में न्यूक्लियॉन्स को। अब न्यूक्लियॉन्स आप लोगों को थर्ड पार्ट तक आते आते पता चल गया होगा कि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मैं कहती हूँ। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का 82 से ज़्यादा होगा, 82 से ज़्यादा, तो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डोमिनेट करेगी ओवर द न्यूक्लियर फोर्स। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियर फोर्स को डोमिनेट करेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हमारे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान में जो अट्रैक्शन होगी वो कम हो जाएगी और जब अट्रैक्शन कम होगी तो वो जो न्यूक्लियस है वो कहेगा बाहर निकलो। अब यहाँ से क्या होगा, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े ना इस न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट करना शुरू हो जाएगी। तो ये न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स बाहर आना शुरू हो जाएंगे और उनके साथ साथ अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेडिएशंस बाहर आएंगी। लेकिन अगर 82 से लेस होगा हमारा एटॉमिक नंबर, तो हमारी न्यूक्लियर फोर्स जो है वो डोमिनेट करेगी ओवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डोमिनेट्स ओवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और हमारा जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल रहेगा, यानी कि उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन आराम से बैठे रहेंगे, उनको कोई मसला नहीं होगा और ना कोई रेडिएशन निकलेगी। तो रेडिएशन किससे निकलेगी? जिसमें एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होगा। प्लस एक और बात कि जो हमारी रेडिएशंस निकल रही है ना, ये अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस होंगी। सॉरी, दिस इज़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेडिएशंस। सबसे पहले रेडिएशंस को डिस्कवर किया हेनरी बेक्यूरेल ने 1896 में। अच्छा, ये हमारी बुक में काफ़ी सारी लिखी हुई है इसकी हिस्ट्री वगैरह, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं या फिर अपनी पंजाब बोर्ड की बुक उठा सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। हेनरी बेक्यूरेल ने 1896 में इसको डिस्कवर किया और इसने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया। ये एक फॉस्फोरेंट मटेरियल को पढ़ रहा था। फॉस्फोरेंट मटेरियल होता है, यहाँ लिखती जाती हूँ, फॉस्फोरेंट मटेरियल। तो फॉस्फोरेंट मटेरियल हमारे पास होता है जो कि दिन को जो है रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और रात को रेडिएशन एमिट करता है, यानी कि रात को वो लाइट को रिलीज़ करता है। अच्छा, इसका मतलब है रात को वो चमकता होगा और दिन को वो एब्जॉर्ब करता है, तो दिन को डार्क रहता होगा। यहाँ पर इसने क्या किया था कि एक सेटअप बनाया था जो कि हमारी बुक में इतना डिटेल से नहीं है लेकिन पंजाब बोर्ड की बुक में है। इस दफ़ा हम लोग SLO बेस्ड पढ़ रहे हैं तो हमें वो भी पढ़नी है। यहाँ पर हमारे पास हुआ क्या था कि यहाँ पर इसने एक मटेरियल रखा जिसको वो स्टडी कर रहा था इन द एवैक्यूएटेड चैम्बर। यहाँ पर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड्स रखी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। यहाँ से जो रेडिएशन निकली ना, वो 3 तरह की रेडिएशन थी, अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेडिएशन। ये अल्फ़ा थी, ये बीटा थी एंड ये गामा रेडिएशन थी। आई एम सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। ये है अल्फ़ा, ये है गामा और ये बीटा रेडिएशन। मैं इसकी आपको बताऊंगी कि मैंने इसको अल्फ़ा को नेगेटिव की तरफ क्यों लिखा, बीटा को पॉजिटिव की तरफ क्यों लिखा और गामा को सेंटर में क्यों लिखा। तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आता जाएगा। और एक और एक्सपेरिमेंट किया था मैग्नेटिक फील्ड में, सेम एक्सपेरिमेंट ये था, उसमें भी 3 रेडिएशन निकली थी, अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशन। और फिर इस पर फर्दर काम किया था रदरफोर्ड, मैरी क्वेरी और पेरी क्वेरी ने, जो कि हस्बैंड वाइफ थे। और मैरी क्वेरी जो है वो ओनली फीमेल फिजिशिस्ट थी जिसने 2 नोबेल प्राइज़ विन किए थे।
अच्छा, इन सारी रेडिएशन में से मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन जो है वो हमारी कौन सी है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन कौन सी है, अल्फ़ा, बीटा या फिर गैमा? जल्दी से बताएं। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। हाँ जी, तो गैमा रेडिएशन जो हैं वो हमारी सबसे ज़्यादा हार्मफुल हैं। अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा कि गैमा रेडिएशन हार्मफुल क्यों हैं। प्लस यहाँ पर अब मैं इनका डिफरेंस लिखती जाऊँगी और आपको इस डिफरेंस से ही इनकी इक्वेशंस भी समझ आ जाएंगी। अल्फ़ा रेस, बीटा रेस एंड गैमा रेस। तो आप लोग साथ साथ डिफरेंस नोट करते जाएं, मैं डिफरेंस यहाँ लिखती जाऊँगी। अल्फ़ा रेज जो हैं वो तब निकलती हैं कि जब हमारे एटम में से न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जो हैं वो बाहर आ जाएं इकट्ठे, तो तब हमारी अल्फ़ा रेज निकलती हैं। तो आप लोगों को कुछ याद आ रहा है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन किस में होते हैं? हमारे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम न्यूक्लियस में, जो कि होता है He2 और 4। तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम हीलियम न्यूक्लियस को अल्फ़ा पार्टिकल भी कह सकते हैं। और ये काफ़ी दफ़ा MCQs में आता है कि अल्फ़ा पार्टिकल इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ हीलियम न्यूक्लियस। अब जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। यहाँ से आप लोगों को ये वाली बात समझ आएगी कि ये वाली बात कि मैंने अल्फ़ा पार्टिकल को यहाँ पर क्यों बनाया नेगेटिव प्लेट की साइड पे, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और यू नो दैट नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। और मैं बीटा पार्टिकल को पॉजिटिव पे क्यों बनाया वो अभी आपको आगे जाके समझ आ जाएगा। और गैमा यहाँ सेंटर में क्यों है ये भी अभी आपको गैमा में समझ आ जाएगा। अच्छा जी, तो इससे आगे चलते हैं। लेट मी चेंज द कलर। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज हाईएस्ट चार्ज है इसका अल्फ़ा पार्टिकल का, और अल्फ़ा पार्टिकल जो है हाईएस्ट चार्ज होने की वजह से ये गैसेस को आयोनाइज भी कर सकती है। हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर है, हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर, आयोनाइजिंग एबिलिटी कह सकते हैं, आयोनाइजिंग पावर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, आयोनाइजिंग एबिलिटी। मास इसका होता है 4 AMU, जो कि हैवीएस्ट है इन तीनों में से। और इसकी लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है। अब मैं आपको बताती हूँ पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब क्या है। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि जो चीज़ मोटी होती है, समझ लें एक बंदा जो मोटा है उसको किसी चीज़ में से गुजरते हुए टाइम लगेगा, लेकिन जो इंसान पतला है तो वो तेज़ी से भाग के गुजर जाएगा। तो आप ये समझ लें कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो मोटा है, वो बड़ा बंदा है, तो इसको गुजरते हुए टाइम लगेगा। तो इसकी लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर है, यानी कि घुसने के लिए, जो अंदर घुसने के लिए इसको पावर चाहिए, इसके पास वो सबसे कम है, क्योंकि ये सबसे मोटा है, सबसे बड़ा है, तो इसलिए इसे आसानी से अंदर नहीं जाया जा सकता। प्लस एक और रीज़न भी है कि इसकी जो स्पीड है वो है 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमें लगता है कि आम रूटीन में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो तीनों रेडिएशन के मुकाबले में जब हम लोग देखते हैं तो ये स्पीड बड़ी कम है। तो इसकी स्पीड की वजह से भी ये लैग करता है इन तीनों से, अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशन से। ज़ाहिर है जो चीज़ मोटी होगी, बड़ी होगी, वो उसकी स्पीड भी कम होगी। अच्छा, अब इसका हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये स्लोएस्ट पार्टिकल है, स्लोएस्ट पार्टिकल। इसकी इक्वेशंस पढ़ते हैं। यहाँ मैं नीचे इसकी इक्वेशंस लिखती हूँ। अल्फ़ा की इक्वेशंस है सबसे पहले। एक मेरे पास एलिमेंट है X 236 और 92, ये डीके कर रहा है और इसमें से एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलना है। अल्फ़ा मैंने बताया अल्फ़ा क्या होता है, हीलियम, अल्फ़ा 4 2, तो इसका मतलब है इसमें से अल्फ़ा 4 2 निकलेगा। तो इसमें से 236 में से आप लोग माइनस कर देंगे 4, तो मेरे पास आ जाएगा एक नया पार्टिकल, जो कि ये है पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई, ये है डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर न्यूक्लियाई के पास 236 माइनस 4 करें तो 232 बनता है, और 92 माइनस 2 करें तो 90 बनता है। तो ये मेरे पास एक डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएगा। प्लस एनर्जी तो रिलीज़ होती है किसी भी रिएक्शन में, तो साथ में एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। तो ये रिएक्शन था मेरा अल्फ़ा रेस का। भाई ये डब्बा क्यों नहीं बना? ये रिएक्शन है मेरा अल्फ़ा रेस का, ये डब्बा नहीं बन रहा भाई। एक और दफ़ा ट्राई करते हैं जी। तो ये रिएक्शन मेरी अल्फ़ा रेस का रिएक्शन है, अल्फ़ा पार्टिकल का रिएक्शन है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बीटा रेस। इनका इसकी पॉइंट्स लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। बीटा रेस जो है या बीटा पार्टिकल, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है। सिंपल इज़ दैट, ये इलेक्ट्रॉन होता है।
और इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते हैं E0-1, इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास है वो ज़ीरो होता है। मास ऑफ बीटा पार्टिकल जो है, बीटा पार्टिकल वो अनडिफाइंड है। अभी तक हम लोग ये नहीं बता सके कि बीटा पार्टिकल का मास क्या है, क्योंकि ये एक फास्ट मूविंग पार्टिकल है, तो इसका मास फाइंड करना काफ़ी मुश्किल है। और ये काफ़ी छोटा पार्टिकल भी है, वेरी स्मॉल इन साइज़, और वेरी फास्ट है। मास वेरी करता है। और रेस्ट मास जो होता है, अगर बीटा पार्टिकल का रेस्ट मास पूछ लिया जाए तो वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg, जो कि इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास होता है, वही बीटा पार्टिकल का रेस्ट मास होता है। इसकी स्पीड जो है वो दोनों के दरमियान में होती है, यानी कि अल्फ़ा और गामा के दरमियान में, दैट इज़ 10⁻⁷ से लेके 10⁻⁸ तक ये इसकी स्पीड जाती है। इसके बाद इसका मास नंबर जो है, इसकी मैं आपको इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ, तभी आप लोगों को इसकी सारी बातें समझ में आएंगी। अच्छा जी, इसकी इक्वेशन पर चलते हैं। यहाँ इसकी इक्वेशन लिख देती हूँ। अच्छा, बीटा पार्टिकल की इक्वेशन ज़रा मुश्किल नहीं कह सकते, लेकिन मुख्तलिफ है। एक पार्टिकल X14 6 जो कि पेरेंट न्यूक्लिया है, ये डिसइंटीग्रेट कर रहा है एक बीटा पार्टिकल में। बीटा पार्टिकल आप लोगों को पता है 0-1। अच्छा, आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि अगर हमारी इक्वेशन का लेफ़्ट और राइट साइड बिल्कुल सेम आना चाहिए, उसके लेफ़्ट साइड पे जितने प्रोटॉन या जितने न्यूट्रॉन होंगे उतने ही उसके राइट साइड पर होने चाहिए। प्लस डॉटर न्यूक्लिया है ये। तो आप यहाँ पर देखें कि ये 14 है और ये 0 है, तो 14 में हम क्या करेंगे, ये 14 ही बने, तो 14 में यहाँ 0 है तो 14 ही रखेंगे, ज़ाहिर है, क्योंकि ये 0 है, कोई चेंज ही नहीं है। 6 है और यहाँ -1 है, तो यहाँ पर ऐसा क्या करेंगे कि ये इक्वेशन भी 6 बन जाए, तो 7 करेंगे, ज़ाहिर है 7 - 1 6 हो जाएगा, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। प्लस हीट एनर्जी तो निकलनी है। यहाँ पर एक और चीज़ साथ में निकलती है। जब साइंटिस्ट ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मोमेंटम जो है हमारा और चार्ज वो कंज़र्व नहीं हो रहा, यहाँ तक, इस इक्वेशन तक, इधर तक, अभी तक कंज़र्व नहीं हो रहा। तो एक और चीज़ भी निकलनी चाहिए इसको मोमेंटम कंज़र्व करने के लिए। तो यहाँ पर एक चीज़ निकलती है जिसको हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। हर जो पार्टिकल है उसका एंटी पार्टिकल होता है। तो न्यूट्रिनो इसका पार्टिकल है और इसका एंटी पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो, और दोनों मिलेंगे तो ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को। फिज़िक्स में हर चीज़ का एंटी पार्टिकल मौजूद है, हर चीज़ का एंटी पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन होता है, इसी तरह न्यूट्रिनो का एंटी न्यूट्रिनो होता है। तो ये निकलेगा, इसके बाद हमारे जो है मोमेंटम और चार्ज कंजर्व रहेगा। यहाँ पर इसकी आयनाइजिंग एबिलिटी जो है वो मीडियम है। इन दोनों के दरमियान की अल्फ़ा और गामा के दरमियान की आयनाइजिंग एबिलिटी है, और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है अल्फ़ा से ज़्यादा है लेकिन गामा से कम है। मोर पेनिट्रेटिंग पावर देन अल्फ़ा बट लेस देन गामा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारी गामा रेज़ हैं उन पे आ जाते हैं। तो ये पहले मैंने इसकी इक्वेशन को बॉक्स नहीं किया, लेट मी बॉक्स इट। ये इसकी इक्वेशन थी, मैंने बॉक्स कर दी। ये बीटा पार्टिकल की इक्वेशन है। ये इक्वेशन आप लोगों को याद करने की, रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ वेरी इजी। आप लोग अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है और आप लोग फिज़िक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोगों की समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, गामा रेज़ वेरी इजी। लाइट है यार, लाइट है, वेव है, फोटोन है, और इसकी जो चार्ज है वो लीस्ट चार्ज है इसके पास, और इसकी आयनाइजिंग पावर भी लीस्ट है। जिसका चार्ज कम इसकी आयनाइजिंग पावर भी कम। नो मास, ज़ाहिर है, और मैक्सिमम एनर्जी है, यस मैक्सिमम एनर्जी है, और इस वजह से इसकी मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है। गामा रेज़ जो है, इसीलिए हम कहते हैं कि गामा रेज़ आर दी मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन। अब आप लोगों को इस बात का आंसर मिल गया होगा कि गामा रेज़ आर दी मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन, प्लस इनका कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज आप कह सकते हैं, या फिर लीस्ट चार्ज कह सकते हैं, या नो चार्ज भी कह सकते हैं। तो नो चार्ज है, जिस वजह से यहाँ पर ये न्यूट्रल है। ये देखिए, ये सेंटर में जा रहा है तो ये न्यूट्रल है, और बीटा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है और ख़ुद नेगेटिव है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, इसकी इक्वेशन देखते हैं जी। एक है मेरे पास, कार्बन ले लेती हूँ, 14 ले लेती हूँ, और 6, और ये डीके कर रहा है, इसमें से गामा रेडिएशन निकलनी है। ये गामा रेडिएशन निकल गई, प्लस
तो अब इसको गैमा रेडिएशन में कोई चेंज नहीं आता, चार्ज सेम रहता है, तो इसका मतलब है कार्बन 14 और 6 वैसे ही रहेगा। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताती जाती हूँ कि गैमा रेडिएशन जो है वो हमेशा हमेशा सेम रहेगी दोनों साइड्स। जो है यहाँ पर पेरेंट न्यूक्लियाई होगा वही डॉटर न्यूक्लियाई होगा सेम। और बीटा पार्टिकल में क्या होता है कि जो हमारा ये मास नंबर होता है वो सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है वो इंक्रीजेस बाय 1। डॉटर न्यूक्लियाई में एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 और मास नंबर रिमेन सेम, मास नंबर रिमेन सेम। और यहाँ पर तो सारी सेम रहती है। और अल्फ़ा आप लोगों को समझ आ गई होगी, बड़ी आसान सी थी। इसको डिक्रीज़ बाय 4 करना होता है, इसको डिक्रीज़ बाय 2 करना होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक मज़ेदार सा सवाल पूछूंगी जिसको आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे लिख के खुद सॉल्व करना है जी। तो मैं यहाँ पर सवाल लिखती हूँ, ये मैं लिखती हूँ x24 11 ये डीके कर रहा है y में, फिर ये डीके कर रहा है z में, फिर ये डीके कर रहा है r में, और फिर ये डीके कर रहा है s में, फिर ये डीके कर रहा है t में, फिर ये डीके कर रहा है v में। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी कि क्या कर निकालना है। यहाँ पर आप लोग निकालें बीटा रेडिएशन, यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पे गामा रेडिएशन, यहाँ पर आप लोग निकालें आर से चलें 2 अल्फ़ा निकाल लें, यहाँ पर आप लोग 3 बीटा निकाल लें, और यहाँ से आप लोग 2 गैमा रेडिएशन निकाल लें। तो चलें जी, आप लोग खुद सॉल्व करें, मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ, अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करें। बेशक वीडियो को स्टॉप कर लें और फिर अपना सॉल्व करने के बाद यहाँ देखें कि आप लोगों का आंसर ठीक है या नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर बीटा रेडिएशन आप लोगों को पता है -1 और 0 होता है। तो 24 में मैंने आपको क्या बताया था कि बीटा रेडिएशन में हमारा जो मास नंबर है वो सेम रहेगा, तो मास नंबर वही लिख दिया 24। जो एटॉमिक नंबर है 11 उसमें एक इंक्रीज़ करना है हमने। यहाँ पर देखें 7 हो गया था ये 6 से, तो एक इंक्रीज़ करेंगे, 11 में एक इंक्रीज़ करेंगे तो 12। फिर एक अल्फ़ा रेडिएशन निकालनी है, आप लोग पता है 2 4, ऊपर वाले में से 4 माइनस कर देंगे तो 20, और नीचे 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10। फिर एक गैमा रेडिएशन निकालनी है, गैमा में सब कुछ सेम रहता है, नो चेंज, तो यहाँ पर हमारा इसी तरह 20 और 10 आ जाएगा। फिर 2 अल्फ़ा पार्टिकल निकालने हैं कि मतलब कि 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा। तो 2 2 ज़ार 4, 4 का चेंज करना है हमने एटॉमिक नंबर में, और 2 4 ज़ार 8, 8 का चेंज करना है हमने मास नंबर में। तो ये आ जाएगा 12 और 6। फिर इसमें से 3 बीटा निकाल दें, -1 और 0, 3 इंटू -1 आ जाएगा -3। तो 6 में ऐड करते हैं हम लोग हमारी जो होती हैं बीटा रेडिएशन, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9, 6 + 3 9, और ऊपर 12 जो 0 है यहाँ पर तो सेम रहता है। और फिर हमने निकालनी है 2 गैमा रेडिएशन, तो गैमा में यू नो दैट सेम रहता है सब कुछ, तो वही 12 और 9 आ जाएगा। तो ये बड़ी मज़े की इक्वेशन थी, हमने सॉल्व की है। और हाँ, यहाँ पर आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर आप लिख लेंगे एंटी न्यूट्रिनो, यहाँ पर आप लिखेंगे एंटी न्यूट्रिनो, जहाँ जहाँ बीटा निकल रहा है ना वहाँ वहाँ एंटी न्यूट्रिनो आपने लगाते जाना है, और एनर्जी तो ज़ाहिर रिलीज़ होती है। तो ये बड़े मज़े की इक्वेशन थी, इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और अगर कोई नया टॉपिक समझना चाह रहे हैं तो उसका भी कमेंट कीजिए। डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, दैट कीप्स यू मोटिवेटेड टू मेक मोर वीडियोज़। मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े पिछली वीडियोज़ में, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। और दिस इज़ अलिशफा सजाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो, अ न्यू टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।